में तो हॉस्टल के आड़ में, गर्ल्स हॉस्टल के आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा बहुत चलता है। पप्पू यादव जी के पहल से बोला गया है कि सीबीआई जांच के लेकर आप रीट फाइल करिए, तो उनका निर्देश पर हम वो तैयार करें। अभी विक्टिम की तरफ से लोग मिला नहीं, अगर वो आएंगे तो हम खुले दिल से उनका जो भी मदद हो। बड़े बड़े नेताओं, मंत्री, विधायक, आईएएस का अप्रोच होता है गर्ल्स हॉस्टल में। लड़कियां जब आती है तो वहाँ वो उसको बहला फुसला के संचालक लोग जो है सो बड़े बड़े नेताओं को सप्लाई करते हैं। जहानाबाद की नीट छात्रा जो कि हॉस्टल में जिस तरीके से उसके साथ दरिंदगी की गई है, उसी को लेकर के बात करने के लिए सारे मैटर पे और कानूनी दाव पेच पे भी हम जानेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि पुलिस का भी बयान आता है, उसके बाद पुलिस का बयान पलट जाता है, अब एसआईटी के गठन भी हो गया। सर, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से नीट की छात्रा के साथ दरिंदगी की गई? पहले हॉस्पिटल वाले ने बताया कि इनके साथ कुछ नहीं हुआ, पुलिस भी आकर के बता दी कि कुछ नहीं हुआ, अब वही बयान अपने बदल के और देखा जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया कि उसके साथ रेप की घटना। देखिए, सबसे पहले 2-3 घटनाओं का जिक्र कर लेना चाहिए। बहुत ही संवेदनशील मामला होता है। आपको याद होगा कि सेम इसी तरह का घटना जब रेप का आरोप लगाया गया था तो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो उससे ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस सरकार जो केंद्र में थी उनको चलता बनना पड़ा था, और पहली बार संसद तक लोग उपद्रव करते हुए पहुंचे थे, धरना प्रदर्शन करते हुए पहुंचे थे, और सरकार दबाव में आई थी, और 2013 में इसलिए संशोधन भी करना पड़ा कानून में। उसके बाद अभी बंगाल में हॉस्पिटल में जो रेप कांड हुआ उसका स्पष्ट निर्देश मैंने थे, तो उसमें भी बड़ा संवेदनशील रहा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे तो देखिए, इसको बहुत ही एक पहले सिद्धांत समझिए कि बहुत ही उतावलेपन में कोई भी खबर को या किसी भी बात को कहना उचित नहीं है। सबसे पहले ये एक सिद्धांत होना चाहिए कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि कभी कभी अफवाहों के पुलिस के साथ इस ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि देखिए, आनन फानन में पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार भी कर लेती है तो निर्दोष आदमी अगर फंस जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो इधर यदि आप देखेंगे कि कोई दोषी बचना भी नहीं चाहिए, इसका भी ख्याल पुलिस को रखना होता है, तो पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग चीज होता है। एक चीज। दूसरी बात यह है कि शुरुआती दौर में, जिस दौर में ये घटनाएं हुई और पुलिस ने ये बताया, पहले तो बहुत लोगों को ये घटना का शुरुआत से पता नहीं, तो शुरुआत में आप एक चीज आप समझ लीजिए कि ये जो घटना हुई है, इस घटना में आप देखेंगे सबसे पहले वो लड़की हॉस्टल में रहती थी। 6 तारीख को कहा जाता है, 5 को वो लौटी, वो अपने हॉस्टल में गई और अचेतन अवस्था में जब पाई गई तो उसको हॉस्पिटल लेके गया, और हॉस्पिटल में कुछ दिन इलाज चला। इलाज के दौरान ये पता चला, जब वहाँ स्थिति नहीं बिगड़ती गई तो उसको लास्ट में मेदांता हॉस्पिटल में भी लेके जाया गया और जहाँ उनकी मृत्यु हुई। अब सवाल ये है कि मेदांता में ले गया कि प्रभात मेमोरियल शुरुआती दौर में प्रभात जो आपने नाम लिया है उस हॉस्पिटल में, और उसके बाद मेदांता का भी जिक्र है कि लेकिन हम मतलब पक्का कर दें, लेकिन पत्र लिखे हैं। हीरामती हॉस्पिटल है, प्रभात मेमोरियल हीरामती, उन्होंने एक पत्र लिखा अपने मेडिकल वाले को, तो वो बोल रहे हैं कि एक पहले दूसरे हॉस्पिटल में गई थी, उसके बाद में लड़की मेरे यहाँ है, वो अलग ही अपना जो भी है, माने 2 हॉस्पिटलों में इलाज का बात है कि प्रारंभिक उसकी जो इलाज हुई थी वो प्रभात मेमोरियल जो हॉस्पिटल बता रहे हैं उसमें हुआ था, और बाद में उनके परिजन को लगा कि जब स्थितियां बिगड़ रही थी तो उनको लेके मेदांता में भी गया था, लेकिन नाजुक स्थिति हो गई थी तब, ऐसा जो रिपोर्ट और खबरों के मुताबिक है। तो शुरुआती दौर में कहा गया कि पुलिस ने जो प्रथम दृष्टया जो अनुसंधान किया, तो एसपी साहब का जो बयान था उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला ऐसा प्रतीत होता है कि वो सुसाइड का मामला है। वो चूंकि उसके रूम में नींद की गोलियां मिली थी और वो गोली जो है सो उसके मिले थे, तो अचेतन अवस्था, अत्यधिक नींद का टैबलेट लेने की वजह से और नशे के हालत में गिर जाने से उसकी मौत हुई जी। लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए, जब किसी के साथ दुष्कर्म होता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बचाती है, तो जो अपराधी होते हैं उसके छीना झपटी के क्रम में उसके जो है सो नाखून के निशान शरीर पर होंगे, प्राइवेट पार्ट में रैप्चर होगा, पाया गया। जैसे कि अभी आपको मैं किताब में वो
ये मेडिकल का जो हम लोग का होता है, जी इसमें भी आप देखेंगे कि यदि किसी के साथ अगर दुष्कर्म होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाएंगे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो, अगर ये आप किताब को देखना चाहेंगे कि ये सारा चीज इसमें हम लोगों का ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस होता है, उसमें सारा चीज का बताया गया है कि अगर किसी के साथ दुष्कर्म होगा तो कौन कौन चीज उसके अंग का क्या क्या असर होगा, ये तो है, थोड़ा सा देखना होगा। जी जी तो आपको इसमें देखेंगे कि अगर नाखून का निशान यदि उसके शरीर पर जो पाया गया है और प्राइवेट जो पार्ट है उसमें रैप्चर है, जख्म के निशान पूरे शरीर पर कई जगह यानी कि उठा पटक हुआ होगा, जो कि आदमी की यदि इच्छा के विरुद्ध यदि किसी के साथ दुष्कर्म होता है तो वो इस तरह का वो प्रोटेक्ट करते हैं जिसमें वो निशान होते हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये जो आया है, जिसको खबरों के मुताबिक मैंने देखा नहीं, लेकिन जो खबर में चल रही वहीं से एक आधार बना है, तब लोगों को लगा कि ये रेप की घटना है और पुलिस उस दिशा में भी जांच करना शुरू कर दी। जी अब देखिए, ये जो मामला है उसमें अब जल्दबाजी कहाँ होती है, वो समझिए कि कोई भी आदमी किसी के साथ, मेरा अपना ये सेंस है पर्सनली कि हॉस्टल के जो संचालक हैं, अब यहाँ एक अनुसंधान का विषय होता है पुलिस के लिए कि पहले उसको हॉस्टल में बेहोशी की हालत में किसने देखा, और अगर बेहोशी की हालत में देखा तो उसको हॉस्पिटल कौन लेके गया और उनके परिजन को कौन खबर किया। अगर वो इसमें पुलिस इस दृष्टिकोण से भी चेक करती है कि अगर मान लीजिए कि हॉस्टल में उसकी हत्याएं हुई या उनको मारने का प्लान था या गलत काम करने का था, तो वो व्यक्ति अगर हॉस्टल के संचालक जो है वो स्वयं यदि हॉस्पिटल में लेके गए तो ये एक चीज लगता है कि भाई अगर उसका प्लान होगा तो वो डिले करता है कि वो मर जाए, वो हॉस्पिटल क्यों पहुंचाएगा, क्योंकि 6 तारीख से लेके 13 या 14 तारीख तक वो जो है सो उसका इतना दिन तक इलाज चला, तो वो उनके परिजन को कॉल कर करके बुलाया। तो उस बिंदु पर पुलिस सबसे पहले देखती है कि पुलिस ने को कि उसको आखिर परिजन को किसने कॉल किया, उसको हॉस्पिटल में किसने एडमिट किया, ये एक चीजें हैं। दूसरा पक्ष है कि ये बात आपको दो चीज हर जगह, पूरे बिहार के अलावा पूरे देश में दो चीज का धंधा बहुत ही इसके आड़ में, तो हॉस्टल के आड़ में, गर्ल्स हॉस्टल के आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा बहुत चलता है, इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, स्पा के नाम पर, मसाज के नाम पर वैश्यावृत्ति की घटनाएं बढ़ी है, इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते। बड़े बड़े नेताओं, मंत्री, विधायक, IAS का अप्रोच होता है गर्ल्स हॉस्टल में, लड़कियां जब आती है तो वहां वो उसको बहला फुसला के संचालक लोग जो है सो बड़े बड़े नेताओं को सप्लाई करते हैं या अधिकारी पदाधिकारी, इस तरह भ्रष्टाचार का जो भी आचरण होता है वो होता है। बहुत सारे प्रमाण भी मिले हैं, बहुत सारे लोग इसमें जेल में भी गए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि, और बहुत लोग बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, जो बहुत ऐसा हॉस्टल है जिस हॉस्टल में सारे नियम कानून कायदा को ध्यान पे रखा जाता है, तो इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। और कुछ लोग तो इसीलिए हर आदमी को एक ही पैमाना से माप देना वो भी ठीक नहीं है। लेकिन इतना बात है कि पुलिस के प्रति जो लोगों का नकारात्मक रहा है, पुलिस को भी अपने छवि में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि लोग अभी, बिहार की जनता बहुत बर्दाश्त करने का क्षमता इसमें बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस दिन यदि विस्फोट हुआ तो फिर बहुत, जैन जी की तरह नेपाल में जिस तरह का स्थिति हुआ है, वो सहमे हुए हैं बिहार की जनता की कभी ऐसा न विस्फोटक स्थिति हो जाए। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरीके से SP साहब का बयान आता है कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ है और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट आता है कि रेप हो गया है, वैसे ही ये बयान अपना बदल देते हैं कि नहीं ऐसा बात है, तो क्या इनके पे कुछ कार्रवाई हो सकती है कि भाई ऐसा उन्होंने क्यों किया, कानूनी प्रक्रिया में क्या कुछ है ऐसा? देखिए, कानूनी प्रक्रिया में जब पुलिस ने अपना अनुसंधान, देखिए होता क्या है, पुलिस के लिए मैंने पहले ही कहा, उसके प्रैक्टिकल सैद्धांतिक बात अलग है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये होता है कि पुलिस के ऊपर भी दबाव होता है। पुलिस भी ये सोचती है कि हमको इसमें मामला तुलना पकड़ ले, रेप भी हुआ है तो ढकने की कोशिश करती है, क्योंकि जिस थाना के अंतर्गत ये होता है उस थाना के अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी होती है, वहाँ के SP के अंदर की लायबिलिटी और जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो वो शुरुआती दौर में वो ये चाहते कि मीडियाबाजी नहीं हो और आंदोलन नहीं हो, उसको दबाने के लिए भी कभी कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्ट्रेटेजिकली, उनको पता भी होता है फिर भी उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करते। और आपको एक चीज और बता देते हैं, आनन फानन में पुलिस की मॉब
पब्लिक का आक्रोश भड़क न जाए, इसीलिए वो क्या करेंगे, किसी अपराधी को अपने ही पुलिस वाले क्या करते हैं, अपने ही लोगों को नकाब से चेहरा ढक के दिखाते कि हमने गिरफ्तार कर लिया अभियुक्त को, ताकि मामला शांत हो जाए। ये पुलिस की अपनी स्ट्रेटजी होती है। लेकिन सर कहीं ना कहीं तो ऐसे कैसे किसी को इंसाफ मिलेगा, अपराधी पे कैसे लगाम लगेगा? जो देखिए, बिहार पुलिस का जब शुरुआती दौर में इस पर अब आइए इस पर पूरे प्रकरण को समझिए कि हमसे अप्रोच किए सांसद पप्पू यादव जी जो हैं, उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट में एक रीट फाइल करिए। उनके पहल पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं रीट का, कि जिसमें इस घटना का जांच जो है सीबीआई को सौंपा जाए। सीबीआई बिहार पुलिस की अपेक्षा ज्यादा वो बारीकी से चीजों को देखती है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है लोगों का, क्योंकि सीबीआई की छवि पर लोगों को अभी भी एज कम्पेयर टू बिहार पुलिस ज्यादा भरोसा करते हैं। एसआईटी के जो गठन हुआ है सर, उस पर किसी को विश्वास नहीं है? पप्पू जी को इस पे विश्वास नहीं, क्योंकि बिहार सरकार के अधीन होता है ना, तो सरकार अपनी छवि बचाने के लिए शुरुआती दौर में उसको चाहती है कि वो सब चीज नहीं हो। तो ऐसे परिस्थिति में एसआईटी का जो गठन है, वो उसका रिपोर्ट भी डीजीपी साहब ने कहा कि हम जल्दी देंगे, वो अलग मामला है। ये एक पप्पू यादव जी का कहना है कि ये घटना को मैं सबसे पहले गया, और वो तत्पर भी रहते हैं बड़ा। अब आइए इसके राजनीतिक चीजों पर विवेचना करें। विपक्ष लेकिन कुछ नहीं बोल रहा है। पप्पू जी उनके पीड़िता के घर भी गए और हॉस्पिटल में भी गए। विपक्ष का कहना है कि हम इन 100 दिन तक कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी तक जो हार का जो शोक है, सदमा है, उससे उबरे नहीं है। तो वो उनका अपना निजी मामला है, और केवल वो मुख्यमंत्री बनना चाहते, संघर्ष रोड पर नहीं करना चाहते, ये चीज दिखता है। वो दिन काट रहे हैं, कभी विदेश चले जाएंगे, कभी 100 दिन, वो दिन काट रहे हैं किसी तरीके से। बीते इलेक्शन का जब नजदीक समय आएगा तब वो जागेंगे। अब वो बोल रहे हैं कि हम भ्रमण पर निकलेंगे लोगों को। अब क्या, अब जब लोग सब माइंड सेट कर लिया है, तो ऐसे लोगों का, जनता का कमी है। ये बिहार की जनता को है कि एक ही चीज पर आप यदि लगे रहेंगे, 5,000 10,000 में वोट बिकेंगे, तो आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी बहन, या आप, या लड़का या बच्चा, स्वाभाविक है कि उसको उस लेवल का सुरक्षा और नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सरकार को पता है कि कुछ चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ की जनता को समझते हैं। और विपक्ष जो है सो इतना निष्क्रिय होगा, इसका एक्सपेक्टेशन नहीं है। ऐसे परिस्थिति में पप्पू यादव जी गए वहां, उन्होंने चीजों को समझा, और वहां जाने के बाद जो है सो सारी चीजों को देखने के बाद जिस हिसाब से वो लोग काम किए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो चीजें हैं, वो हमको लगता है कि कुछ ना कुछ जो है सो पॉजिटिव खबर रहेगा। तो पप्पू यादव जी मांग रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। उनका पहल उन्होंने उनसे जांच हो सकता है सर? निश्चित तौर पर अभी उन्होंने गृह मंत्रालय को भी लिखा है चिट्ठी। उनका पहल बहुत ही सकारात्मक है कि पप्पू यादव जी ने गृह मंत्रालय को लिखा है कि इसको आप अपने सुमोटो भी कभी कभी उसको पावर है, सीबीआई जांच के लिए वो ले लेती है उसको स्वतः संज्ञान पर। तो उसके लिए भी उन्होंने लिखा है गृह मंत्रालय को कि इसकी जांच जो है सो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें मामला कल से ये पहल होगी। पुलिस का पहला चैलेंज है कि इसको आंदोलन न हो, आंदोलन में न भर के, इसीलिए पुलिस हर वो संभव प्रयास करेगी कि आंदोलन नहीं भर के लोगों में इसके लेकर रोड पर धरना प्रदर्शन न करे। पुलिस उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। कोई मामला संवेदनशील है, लोगों के नजर पर चला गया है, पुलिस का साख का सवाल है, और बहुत ही अति संवेदनशील मामले में ये लोग आते हैं, तो पुलिस इसमें अब तत्पर हो जाएगी। उच्च स्तरीय बैठक होती होगी, उन लोगों का अपना स्ट्रेटजी बनता होगा। लेकिन सर जब प्रदर्शन कर रहे थे शुरुआती दिन में, तो कई लोगों पे एफआईआर कर दिया गया है, तो क्या आवाज भी अपना उठाना जुर्म है सर कानूनी किताब में? देखिए, ये पुलिस अभी यहाँ पर अब एक बहुत ही आसान, पहले किसी भी आंदोलन में आप देखते थे पुलिस नजरअंदाज करती थी, एफआईआर नहीं करती थी। अब बात बात पर एफआईआर हो जा रहा है, तो उसके पीछे लोगों को डरा दिया जाता है कि अगर तुम जुर्म के खिलाफ बोलोगे तो तुमको जेल में डाल देंगे। वो अंग्रेज के टाइम में भी होता था, संदेह के आधार पर लोगों को जेल में डाल देना। तो ये भूल जाते हैं कि जेल तो मामूली सा चीज है। यहाँ भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन वो सत्य के साथ है और आवाज उठाते रहे। तो जब लोग आजीज हो जाएगा तो फिर उसको गोली, बंदूक, मौत, जेल, ये बहुत छोटा चीज लगने लगता है। तो सरकार को भी इस चीजों से डरना होगा। लेकिन आज का जनरेशन, इतना बात जरूर है कि बहुत बुद्धिजील जनरेशन आ गया है। इस जनरेशन को बहुत बागी तो बनता है, लेकिन जिस चीज के लिए बागी होना चाहिए उसको छोड़कर दूसरे चीज के लिए बागी होता है। तो ये अपनी अपनी बातें हैं। बिल्कुल। अच्छा, सम्राट चौधरी रोमियो स्क्वाड चलाने की बात कर रहे थे कि लड़कियों के कोई बाल नहीं बाका कर सकता कोई अपराधी, उसको हम जेल के अंदर। देखिए, बात करना और उसको व्यवहारिकता के साथ इम्प्लीमेंट कराना, ये एक चैलेंज होता है।
ये माइक पर आप भाषण दे देने से नहीं होता, जी। उसको लागू करने के लिए माइक्रो लेवल पर काम होता है, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन के लिए वक्त चाहिए होता है। जी। तो वो उस पर उस बारीकी से करेंगे, उसके लिए उनके सहयोग के लिए जो प्रशासन होती है, प्रशासन में आईएएस आईपीएस जो लोग होते हैं, उन लोगों के ब्रेन से नेताओं को चलना होता है। बहुत कम ही नेता हैं जो अपने दिमाग से आईएएस को चलाते हैं, नहीं तो ये बन जाते हैं लेकिन आईएएस के हिसाब से वो लोग चलते हैं। तो वो सब चीज उन लोगों का अपना बयान है, पॉलिटिकल बयान है। इतना बात है कि नेता विहीन है बिहार, ना तो विपक्ष है ना विपक्ष है, और अब जो भी करना होता है लोग स्वयं करते हैं, तब कुछ होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। अच्छा, जो प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल है उस पे आरोप भी लग रहा था, पप्पू यादव भी वहां के, एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाने दिए, लेकिन उन्होंने अपने मेडिकल एसोसिएशन का एक लेटर लिखे हैं और वो बोल रहे हैं कि किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है, डॉक्टर सतीश पे जो आरोप लग रहा है। और उनका कहना है सर कि ये चेन बाय चेन पहले जांच किया जाए, हम जांच में सहयोग करने की करेंगे, लेकिन ये कहां तक है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल को बदनाम किया जाए। बहुत अच्छा बात है, इसमें हम इसके समर्थन में। आप एक चीज समझिए, अगर एक्सीडेंट में यदि कोई आदमी रोड पर एक्सीडेंट करता है तो जो इलाज करने जाता था पुलिस उसी को पूछताछ करती थी, तो लोग तड़पते रह जाता था, कोई उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता था कि हम कौन कोर्ट कचहरी के पचड़ा में पड़े। उसी तरीके से हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई लड़की इस अचेतन अवस्था में गई तो हॉस्पिटल ने अपना धर्म किया कि भाई हम इलाज कर रहे हैं। अब उसको जांच में जो चीज पूछेगा करेगा, अगर टॉर्चर करिएगा, नाम बदनाम होगा, तो क्यों इस तरह का पेशेंट को कोई देखेगा ही नहीं, तो आदमी का जान इलाज के बगैर मर जाएगा। इसीलिए जो दोषी है, इसीलिए इसमें बहुत संवेदनशील हो जाता है कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। इसका सिद्धांत, कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है इलाज करना, वो गोली लगी है तो इलाज करेगा, कौन मारा, किस परिस्थिति मारा, उसका जांच वो पुलिस करती है। कोई आदमी बेहोशी अवस्था में तो डायरेक्ट डॉक्टर भर्ती ले लेता, पूछता भी नहीं है, बाद में पता चलता है। तो ये सब डॉक्टर को, मेडिकल को, इसमें उनका मेदनता में मौत हुई, तो भाई मेदनता का क्या गलती, उसने इलाज में यदि लापरवाही बरती होती तब वो जिम्मेदार है। उसने तो दिखाया कि ह्यूमैनिटी की नहीं, हमारे पास आए हैं, किस कारण से है वो नहीं देखना है, बीमार है हम इलाज करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हॉस्पिटल सब पर जो लोग बिना आधार के और बिना तर्क के किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाना गलत है। जो उस दौर में गुजर रहा है उसके माता पिता पर, जो विक्टिम है, जिनके माता पिता वो दर्द में होंगे, जो हॉस्पिटल इलाज कराया वो बहुत मर्माहत होगा कि भाई हमारा भी नाम ये हो रहा है। कदाचित समझिए कि जो हॉस्टल है, हॉस्टल का मालिक ही उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, पता चला कि इस तरह की कोई वारदात नहीं थी, तो वो कोई भी आदमी डरेगा, तो हर आदमी पर खतरा। इसीलिए पुलिस के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, इसीलिए पुलिस को थोड़ा वक्त भी देना चाहिए, ये जेन्युइन बात है। अच्छा, पप्पू यादव इस केस में क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं अपनी तरफ से? पप्पू यादव जी बोले हैं कि हम सड़क से लेकर संसद तक बात को उठाते हैं, पहले पहुंचे भी थे, सबसे पहले वो गए भी थे, परिजन से भी मिले, और उन्होंने गृह मंत्रालय को भी लिखा एज ए सांसद, और साथ ही उन्होंने कोर्ट में भी बोला कि हमारे खर्चे से हम रीट फाइल करने जा रहे हैं, तो उसमें परिजन की तरफ से जो भी होगा वो लोग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच हो, ताकि इसमें दोषी जो है सो बचेगा नहीं और निर्दोष फंसेगा नहीं। एग्जैक्टली क्या हुआ था उस बच्चे के साथ, अगर इस बात की तहकीकात यदि करना है तो बिहार पुलिस के अलावा सीबीआई को देना चाहिए, ताकि वो मामले को, तथ्यात्मक चीजों को सामने लोगों के लाए, ताकि पुलिस की छवि बनी रहे। अच्छा सर, इस केस में जो अगर अपराधी दोषी अगर पकड़े जाते हैं तो उनके साथ क्या होगा? अगर इसमें प्रमाणित हो जाता है तो फांसी की सजा का प्रावधान है, क्योंकि रेप प्लस हत्या में मात्र सजा जो है 2013 के बाद संशोधन करके आया, उसमें केवल और केवल फांसी की सजा का प्रावधान है, आजीवन कारावास का भी प्रावधान नहीं है। इसीलिए इसमें जो है अगर हत्या करके, यदि रेप करके हत्या कर दिया कोई व्यक्ति तो फांसी ही होता है। क्या इस केस को हैंडल आप कर रहे हैं कि नहीं? अभी पप्पू यादव जी के पहल से बोला गया है कि सीबीआई जांच के लेकर आप रीट फाइल करिए, तो उनका निर्देश पर हम वो तैयार करें। अभी विक्टिम की तरफ से लोग मिला नहीं, अगर वो आएंगे तो हम खुले दिल से उनका जो भी मदद होगा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, जो कि नीट के छात्रा से दरिंदगी जो की गई है, हॉस्टल का भी नाम आ रहा है, हॉस्पिटल का भी नाम आ रहा है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से जांच करने की विषय है, इसमें कौन दोषी है कौन निर्दोष है, सीधी तौर से वकील साहब ने बताया, तो मतलब कि दोषी जो है वो बचना तो नहीं चाहिए ना कि निर्दोष फंस जाना चाहिए। तो आप लोग लेकिन इस केस में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।